नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। पहले कई साल तो होली दिवाली पर ऐसी खबरें चलती रहीं कि किस तरह चीन से बने पटाखे, दिए, पिचकारियां और रंग भारत के बाजार पर छा गए हैं। फिर इनका विरोध शुरू हुआ। अब कई साल से हम हर होली पर ऐसी अपीलें सुनते आए हैं कि चाइनीज पिचकारियों का बहिष्कार करें। इस बार भी व्यापारियों के संगठन ने चाइनीज सामान का होलिका दहन कर डाला है। खास वजह है आतंकवादी मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई में चीन का अड़ंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बहिष्कार चीन पर दबाव बना सकता है? क्या वास्तव में सस्ते चाइनीज सामान को भारत आने से रोका जा सकता है, या ये सिर्फ रस्म अदायगी है? ये समस्या भारत की ही नहीं है, दुनिया भर की कंपनियों के लिए चीन एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। सस्ता सामान बनाना और दूसरे देशों में बेचना चीन की खासियत भी है और ताकत भी। जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार के मामले में तो भारत चीन को पीछे छोड़ रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के स्केल में अभी हम काफी पीछे हैं। ऐसे में क्या हम चीन के सामान का बहिष्कार करने की स्थिति में हैं? क्या चीन के सामान के बगैर हमारा काम चल सकता है? यहाँ चीन में बने सामान की होली जल रही है। व्यापारी चीन को सबक सिखाना चाहते हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में भारत का साथ नहीं दे रहा है। सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने वाले प्रस्ताव को वीटो करने के चीन के फैसले से बड़े तबके में गुस्सा है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम शुरू हो गई है। चीन में बने माल पर ड्यूटी लगाने की मांग की जा रही है। हमने सरकार से कहा है कि प्रथम चरण में 300 से 500% की ड्यूटी चाइना से होने वाले इंपोर्ट पर आप लगाएं। चाइनीज सामान से दिक्कत पहले भी थी। भारतीय सामान के मुकाबले चाइनीज सामान काफी सस्ता होता है। क्वालिटी को लेकर सवाल है, लेकिन दाम के आगे कंज्यूमर उससे समझौता करता रहता है। यही वजह है कि होली की पिचकारी से लेकर दिवाली की लाइट की लड़ियों से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों से लेकर महंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज पर भी मेड इन चाइना की मुहर लगी रहती है, और ये बाजार से हमारे आपके घरों में जगह बनाता रहा है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सस्ते के नाम पर धोखा हो रहा है। 100 रुपए का माल 20 रुपए की वैल्यू पर आ रहा है, और वहाँ जो वैल्यूएशन अधिकारी बैठा है वो आंख बंद करके, तो अगर वो उसकी सही वैल्यूएशन करेगा तो फिर चाइना का माल कभी सस्ता होगा ही नहीं यहाँ पर। और वो जो फिर जो हवाला का ट्रांजैक्शन होता है, कहीं उसका लिंक आतंकी गतिविधियों से नहीं है, ये भी सरकार को देखेगा। लेकिन चीन के सामान से भारत ही नहीं, अंकल सैम भी परेशान है। अमेरिका और चीन के बीच जिस ट्रेड वॉर की गूंज इन दिनों सुनाई देती है, उसकी वजह भी यही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेड इन यूएसए के मुहिम को चीन का ड्रैगन लील रहा है। ट्रंप साहब दोनों देशों के बीच व्यापार की खाई भारी भरकम ड्यूटी लगाकर भरना चाहते हैं। चीन में बने सामान के सस्ते होने की वजह है। एक तो जो भी प्रोडक्ट चीन बनाता है वो बड़े पैमाने पर बनाता है। कई इंडस्ट्रियल जोन बने हैं जहां दिन रात उत्पादन होता रहता है। दूसरा, लेबर अपेक्षाकृत सस्ता है। लेकिन एक वजह ये भी है कि कानून की अनदेखी कर लोगों से ज्यादा घंटे और कम पैसे में काम कराने का धंधा भी चलता है। इन सब के बावजूद चीन के सामान का बहिष्कार करने की हालत में हम नहीं हैं। कुछ सामान ऐसा है कि जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपकी पब्लिक को वो सामान सस्ता चाहिए तो वो चीनी से आ सकता है। ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये और मुल्कों की भी समस्या है। और भारतीय बाजार में चीन के सामान का दखल कितना है, इसकी झलक देखनी हो तो किसी मोबाइल स्टोर में चले जाइए। 5 में से 4 ब्रांड चीन में बने मिलेंगे। Xiaomi, OnePlus, Vivo और Oppo जैसे चाइनीज ब्रांड्स ने भारतीय मोबाइल बाजार में अपना कब्जा जमा लिया है। सस्ते फोन के बाजार का तो वो बादशाह है। खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग प्रोडक्ट समेत अन्य कई प्रोडक्ट्स बाजार में भरे पड़े हैं। पावर, सोलर, टेलीकॉम सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली मशीनें चीन में बनी हैं। ऐसे में अचानक होलिका जलाने और बाइकॉट का ऐलान करने से क्या हम चीन से छुटकारा पा लेंगे? क्या हम इस हालत में हैं कि चीन को ये चैलेंज भी दे सकें? अगर हाँ, तो उससे पहले अपने माल बाजार में दिखते क्यों नहीं? या ये अभी हमारे लिए मुद्दा नहीं है? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, और यही सवाल हम आपके यानी दर्शकों के सामने भी रख रहे हैं कि क्या चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए,
इसका जवाब आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर दर्ज कराएं और कार्यक्रम खत्म होने से पहले हम आपको बताएंगे कि क्या राय आ रही है, क्यों, कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विरोध में है। आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व्यापारियों का एक बड़ा संगठन है। इसके महासचिव प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ हैं। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी महाजन इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ हैं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के प्रोफेसर विश्वजीत धर हमारे मेहमान हैं आज के, और इंडिया ग्लोबल सेंटर फॉर चाइनीज स्टडीज के डायरेक्टर प्रसून शर्मा वो लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और केसीसी ग्रुप के फाउंडर बिजनेस कमेंटेटर शरद कोहली हमारे साथ शामिल हैं इस चर्चा में। आप सबको मैं एक बात याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपने ओपनिंग कमेंट्स इसी 90 सेकंड की समय सीमा के भीतर खत्म करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी। और आज के मेहमानों से मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी रस्म है बता दूं कि अगर एक दूसरे की बात को आप बीच में टोकेंगे, ज़्यादा टोकाटाकी होगी, तो फिर मैं ऐसे में माइक बंद कर देता हूँ। उसके लिए मैं एडवांस में आप सभी से माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ प्रवीण खंडेलवाल साहब आपसे, क्योंकि आपके संगठन ने ये आयोजन किया होलिका दहन का। पाकिस्तान समर्थक चीन के सामान का बहिष्कार करो, उसके सामान की होली जलाओ। सवाल यह है कि होली की पिचकारी, दिवाली के पटाखे, इनकी होली जलाने से क्या होगा? हम कितना सामान चीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ग्राहक ये पूछ रहा है कि भाई व्यापारी हमसे बहिष्कार करने को क्यों कह रहे हैं, ये इंपोर्ट करना बंद क्यों नहीं कर देते हैं? देखिए, इसके पीछे हमें समझना होगा कि चीन का बिजनेस मॉडल क्या है। चीन अपने यहाँ क्वांटिटी में माल बनाता है और उसको अंडर वैल्यू करके उन सब देशों में भेजता है जिन देशों के अंदर उसके व्यापार की पैठ बन जाती है माल सस्ता होने के कारण से। और केवल माल सस्ता है इस कारण से उपभोक्ता चीन के माल की तरफ आकर्षित होता है। जितना भी माल भारत में चीन से आता है, आप ध्यान रखें कि उसमें टेक्नोलॉजी का कोई बहुत अधिक महत्व नहीं है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी काम, वो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो चीन भारत के अंदर भेज रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि अगर हमने एक अभियान की शुरुआत करी है चीनी सामान के बहिष्कार की, तो ये कोई रातों रात होने वाला नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है और उसके लिए हमने एक राष्ट्रीय अभियान आज से शुरू किया है और लगातार 1 साल तक हम इस अभियान को देश भर में चलाने वाले हैं। हम व्यापारियों को समझाएंगे कि चीन का सामान क्यों ना लें और उपभोक्ताओं को समझाएंगे कि चीन का सामान क्यों ना खरीदें, क्योंकि जिन रास्तों से चीन का सामान देश में आ रहा है वो उसमें हवाला का ट्रांजैक्शन बड़ी मात्रा में होता है, उसके अंदर टैक्स की चोरी होती है, उसके अंदर और तरीके होते हैं, और चीन ने ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ है। हर किसी भी देश में आप जाएं तो वहां पर चीन का माल आपको बड़ी मात्रा में मिलेगा। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है कि हमें इन बातों को समझना है। जी, आपका कहना है कि इन बातों को हमें समझना है, और आप कह रहे हैं कि आज से आपने एक आंदोलन की शुरुआत की है और ये 1-2 दिन में होने वाला काम नहीं है, इसमें लंबा वक्त लगेगा। अश्विनी महाजन साहब स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक हैं। महाजन साहब, मुझे 30 साल तो मुझे याद है स्वदेशी जागरण मंच का काम देखते हुए। 30 साल पहले स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी आंदोलन एक तरह से रिवाइव किया था। आज़ादी के आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके बाद दोबारा विदेशी सामान का बहिष्कार, स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हो, ये काम आप लोग इतने लंबे समय से कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि इस देश में इतनी बड़ी संख्या में चीन का सामान आता है, फैल गया है, छा जाता है, बहुत सारे छोटे उद्योग बंद हो गए हैं, और उसके बाद हम दोबारा वही बैक टू स्क्वायर वन। आज फिर खंडेलवाल साहब कह रहे हैं कि हम नई शुरुआत कर रहे हैं चीन के सामान के खिलाफ। जी, सबसे पहले तो मैं प्रवीण जी की बात का समर्थन करते हुए अपना विषय शुरू करता हूं कि अपने यहाँ जो चीन का सामान आ रहा है उसका हमें बहिष्कार करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक देशभक्ति का जागरण करना है एक, और इसके माध्यम से हम कुछ सामान चीन का कम होगा, लेकिन जो जागरूकता है उपभोक्ताओं में वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि सस्ता कितना महंगा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम ये जानते हैं कि चीन से जो सामान सस्ता आ रहा है उसके कई दूसरे कारण हैं,
और हमें किसी ना किसी तरह से चीन के सामान को रोकना है। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके अभी बताया है कि आज अभी मौका है कि मसूद अजहर के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में जो अड़ंगा लगाया गया, उसके संदर्भ में हम आज चीन से मोस्ट फेवर्ड नेशन का वो तमगा, वो स्टेटस वापस ले लें। और हमारी जो शोध है, हमने रिसर्च जो स्वदेशी जागरण मंच की है, उसके आधार पर पिछले साल जब फरवरी में हमने टैरिफ बढ़ाया था, उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि लगभग $2.5 बिलियन का इंपोर्ट अब कम हो गया है चीन से। तो यह बात मैं आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूं कि टैरिफ बढ़ाना जो है वो एक अच्छा माध्यम है इसके साथ साथ। जी, प्रोफेसर विश्वजीत धर के पास मैं जाना चाहूंगा। प्रोफेसर धर, ये दो तर्क आपने सुने और ये तर्क पूरी शिद्दत के साथ दिए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि पूरी ईमानदारी से दिए जा रहे हैं और जो भावना है उसमें कोई बुराई नहीं है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था और उस स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजों को बहुत बड़ा झटका दिया था। इस देश में न जाने कितने लोगों ने अपने घरों से कपड़े निकाल के जला दिए थे कि हम स्वदेशी पहनेंगे। क्या आज की तारीख में हम इस हालत में हैं? और अगर हमारा पूरा देश भी ये कसम खा ले कि हम चीन का बना कोई सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध हैं, WTO रेजिम जिसमें हम आज जी रहे हैं, क्या वो हमें इस बात की इजाजत देता है? देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो ये है कि जिस तरह का सामान अभी चीन से हमारे यहाँ आ रहा है, उससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे उद्योग हैं, वो चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दवाई ले लीजिए, दवाई का जितना हम जो रॉ मटेरियल है, जिसको हम जो बल्क ड्रग्स कहते हैं, और बल्क ड्रग्स के 80% जो इंपोर्ट हम करते हैं वो चाइना से आता है। और इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को देखें, और प्रवीण जी ने कहा कि चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी वाली कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा हटके है। क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें तो करीब 70 से 80% जो हम इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से आता है। तो ये अब इस तरह से हो गया है कि हम एक तरह से चीन के चंगुल में फंस गए हैं। उसके लिए हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि 2001 में हमारा जो व्यापार घाटा था वो नाम के बराबर था चीन के साथ। उसके बाद हमने उदारीकरण किया और उसमें जो हमारे इंपोर्ट्स घटाए, ड्यूटीज़, और उससे चाइना के प्रोडक्ट्स आ गए यहाँ पर। जी, तो आपका कहना है कि हम एक तरह से फंस गए हैं और इसके पीछे हमारी अपनी नीतियां कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। प्रसून शर्मा जी, आपका क्या टेक है? क्या यह संभव है? क्या यह किया जाना चाहिए? हम इस हालत में हैं कि हम चीन के सामान का बहिष्कार कर दें, और यह बहिष्कार होगा तो भारत को फायदा होगा कि नुकसान होगा? जी, मैं कुछ पहलू रखना चाहूँगा कि चीन से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है तकरीबन 60 बिलियन का है, और तकरीबन इतना ही पैसा चीन CPEC पे लगा रहा है, 60 बिलियन के आसपास, जो जिस पाकिस्तान में जो उसने लगाया है। रही बात बहिष्कार की, तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, समर्थ भारत और सशक्त भारत। क्या हम सामर्थ्य है हमारे में मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि नहीं दिख रहा है अभी। लॉन्ग टर्म पे हम कर सकते हैं, ये सांकेतिक मैसेज जा सकता है अगर अभी बहिष्कार करें। जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि 3 बिलियन के आसपास जो है इंपोर्ट कम हुआ है, वो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की इंपोर्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि कुछ मोबाइल हैंडसेट मेक इन इंडिया के अंडर आने लग गए हैं। बाकी देखा जाए चीन की तरफ से, तो जो आयात या इंपोर्ट हम चीन से करते हैं वो चीन के टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो चीन को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ, एक सांकेतिक मैसेज जरूर जा सकता है। और
सबसे बड़ी बात कि अगर ये जागरूकता कंज्यूमर की तरफ से आए, यहाँ पे कोई चीन या भारत सरकार कोई किसी को फोर्स नहीं कर रही है प्रोडक्ट्स के लिए, एक डिपेंडेंसी है, दूसरा वैल्यू फॉर गुड्स है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का 80% ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंडिया में चाइना से आते हैं। जी, तो आपका कहना है कि कंज्यूमर की तरफ से जागरूकता आए। मैं शरद कोहली हमारे साथ हैं, वो अनेक विषयों के विशेषज्ञ हैं, लेकिन यहाँ मैं शरद आपको एक कंज्यूमर के तौर पे अगर देखूं, कंज्यूमर से उम्मीद की जा रही है कि वो चीन का बना सामान न खरीदे, ये उम्मीद कितनी जायज़ है? देखिए आलोक, जहाँ तक बात कंज्यूमर की है तो मैं सोच रहा था अगर आज मान लीजिए मिर्ज़ा गालिब होते तो कंज्यूमर की इस चीन के सामान की दशा को कैसे व्यक्त करते। मैं आपको बताता हूँ, मैंने दो लाइनें लिखी है, वो उसमें सारा सार आ जाता है कि चाइना के सामान की तरदीद किस मुंह से करूं गालिब। चाइना के सामान, तरदीद होता है आप रिबट करते हैं, उसको रिफ्यूट करते हैं। चाइना के सामान की तरदीद किस मुंह से करूं गालिब, जहां वाजिब ढूंढता हूं मेड इन चाइना हाथ में आता है। तो आप देखिए एज ए कंज्यूमर जब आप जाते हैं, आप कंज्यूमर जब सामान खरीदने जाता है, मान लीजिए अभी आपने मोबाइल का जिक्र किया, तो अगर उसको कोई चीज़ सस्ती दिख रही है तो मुझे लगता है कि ये भारत सरकार को बजाय बहिष्कार करने के, अगर भारत सरकार भी चाहती है, भारत सरकार की भी मंशा है, रूलिंग बेंच की मंशा है कि वाकई चीन से सामान ना आया जाए, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कमज़ोर रही है पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में, बल्कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग पे जोर नहीं दे पाए। चाइना दुनिया की इस समय आलोक फैक्ट्री है। चाइना का टोटल एक्सपोर्ट $2.6 ट्रिलियन है और भारत की सारी इकोनॉमी ही $2.6 ट्रिलियन की है। तो कहीं एक वर्ल्ड की फैक्ट्री चाइना बन गया इस समय। 25% जीडीपी चाइना की एक्सपोर्ट से आती है। तो आप कंज्यूमर जब ढूंढने जाता है, अगर उसको सस्ता मिल रहा है, उन्होंने फाइनेंस में सस्ता रखा हुआ है, लॉजिस्टिक्स में सस्ता रखा हुआ है, एनर्जी कॉस्ट सस्ती है, इन सब चीजों के सस्ता होते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो जनरेट करते हैं। तो अगर वो सामान या सस्ता आता है तो आप बताइए एज ए कंज्यूमर, अगर आपको एक चीज 25,000 की मिल रही है और भारत में बनी चीज वो 30,000 की मिल रही है, 35,000 की मिल रही है, तो मैं क्यों नहीं उसको चूज करूंगा? आप मुझे एक रीजन दीजिए। भारत राष्ट्रवाद एक अलग बात है, पर मैं उसको तुरंत जाके चूज कर लूंगा। समय खत्म हो गया, मैं दोबारा आऊंगा इस बात पे। जी ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आर्थिक विषयों के जानकार हैं, कम ऐसे प्रवक्ता हैं जो इन विषयों को समझते हैं। गोपाल जी, जितनी बात हुई इसके बाद बात यहां आ रही है कि भारत सरकार ऐसा कुछ क्यों नहीं करती है कि चीन का सामान आना बंद हो और हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग में इतना दम लगे। मैं यहां पे कुछ बातें कह दूं आपको। मेरठ की कैंची की इंडस्ट्री, अलीगढ़ के ताले की इंडस्ट्री और भारत में न जाने कितने छोटे छोटे उद्योग थे जो अपने अपने इलाकों में चलते थे। यहाँ तक कि ये ब्रीफकेस बनाने वाली जो भारत की कंपनियां हैं, पंखे बनाने वाली जो भारत की कंपनियां हैं, इन सब ने भारत के अपने प्लांट बंद करके चीन में प्लांट लगा लिए हैं, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं और भारत में बेचते हैं। ऐसी हालत में चीन के सामान का बहिष्कार कैसे हो पाएगा? वो मेक इन इंडिया कब परवान चढ़ेगा? जब वास्तव में कंज्यूमर को, जो शरद कोहली सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब मिलेगा कि बाजार में जाने पर 1-2 रुपए का फर्क हो तो मैं मान लूं भाई, मैं इंडियन सामान खरीदूंगा। लेकिन अगर दाम आधा हो चीनी सामान का, क्वालिटी वैसी ही हो या उससे बेहतर हो, तो ये तो कंज्यूमर, इस वक्त ऐसा क्या कंपेलिंग कारण है कंज्यूमर के पास कि वो राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए अपने घर के सामान की होली जला दे? देखिए, 2-3 अगर चीन के जो ट्रेड है, डेफिसिट है, वो बिल्कुल सही में एक समस्या है देश के लिए, लेकिन उसको हमें किस तरह डील करना है उसके लिए अलग अलग पहलू की तरह सरकार काम कर रही है। एक तो रिटेल ट्रेड में जो चाइना का इंपोर्ट है उसको, यह जो स्वदेशी जागरण मंच या जो अपने प्रवीण जी की जो कैट है, यह जो जिस तरह से एक जन आंदोलन की तरह ले रहे हैं, वह एक पहलू है। उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल नहीं है, यह कर सकते हैं। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी पे जो चीन से इंपोर्ट होता है उस पे सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। और अगर आप कॉमर्स पॉलिसी हमारे देश की देखें तो सुरेश प्रभु जी ने इस बात पे पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि चाइना से चाहे स्टील का डंपिंग होता था, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर प्रावधान जो हैं लार्ज इंडस्ट्री को जो भारत को ज़्यादा नुकसान करते थे, उसमें WTO का कोई रुकावट नहीं है। और वो एंटी डंपिंग ड्यूटी को यूज़ करके, चाहे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो, स्टील हो, सीमेंट हो, उस पर सरकार ने कई 100 गुना ड्यूटी बढ़ा के चीन के ट्रेड को रोकने का प्रयास किया और कर भी रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हमें
कॉम्पिटिटिव अपनी इंडस्ट्री को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सरकार उस MSME, स्मॉल ट्रेडर्स, बिजनेस कम्युनिटीज़ के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। उसको चाहे लो रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट मिले, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, उसको पावर का प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो फोकस है वो भी सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है रिटेल ट्रेड का अलग महत्व है, उस पर जागरण जरूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी के तहत जो कॉमर्स पॉलिसीज हैं वो सरकार कर रही है, उसका इफेक्ट भी हो रहा है। तीसरा, यह जो चाइना के साथ या जो हम कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने देश में, उसकी तरफ भी फोकस कर रहे हैं। और लास्ट में यह कहना चाहता हूं कि रुपी ट्रेड की तरफ भी भारत देश सरकार, उस तक गवर्नमेंट, हमारी सरकार बढ़ रही है कि चीन के साथ कहीं रुपी ट्रेड को ले। तो मुझे और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ कैसे चीन के एक्सपोर्ट के साथ हमारी स्मॉल इंडस्ट्री क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत उनके साथ ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करने का भी सरकार पूरा प्रयास करी है। ग्लोबल ट्रेड में ये सारी चीज़ों के साथ ही हम चाइना को कॉम्पीट कर सकते हैं, और उसमें हम मोबाइल वगैरह में देखते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। लेकिन एक समस्या का समाधान जरूरी है। चाइना हमारे साथ सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडर है, जिसमें हमारा बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट है। वह समस्या को हम पूरी तरह से उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड और उस पॉलिसीज के माध्यम से। जी, प्रोफेसर विश्वजीत धर, ये बताइए कि क्या चीन के साथ हम ये बात बहुत कर रहे हैं और सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है कि चीन के साथ जो चीन से सामान आता है उसको रोक दिया जाए। भारत से जो सामान चीन जाता है, क्या उसका हमारी इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन है? क्या चीन के साथ अगर व्यापार के संबंध हमारे खराब हो जाते हैं, MFN स्टेटस वापस कर लिया जाता है, तो भारत को कितना इंपैक्ट होगा? देखिए, अगर आप इसी फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने के अगर डेटा देखें और ट्रेड डेटा देखें, तो आप देखेंगे कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जो घाटा है, व्यापार घाटा है, उसमें करीब 7 बिलियन डॉलर का घाटा वो उसमें घटा है। और एक कारण ये है उसमें कि रिलायंस जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, उनके जामनगर और पाताल गंगा के जो प्लांट्स हैं, उनका एक्सपेंशन हुआ है, और वहाँ से वो काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना में। और पहली बार मैंने देखा आंकड़े, करीब 15 साल में पहली बार पहले 9 महीने में हमने इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। तो हमारी जो इंटरेस्ट है एक्सपोर्ट करने का, वो भी इफेक्टेड होगा अगर हम चाइना के साथ इस तरह के एक करें कि चाइना के साथ एक जो ट्रेड वॉर तरीके का हम करें कि उनका सामान खरीदना बंद कर दें। तो अभी हमें ये करना है कि चाइना के मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, और किस तरह से हम अपना मैन्युफैक्चरिंग को ठीक दुरुस्त करके उसको ठीक तरह से चला के, क्योंकि जैसे और पैनलिस्ट बोल रहे थे कि कुछ दशकों से हमने मैन्युफैक्चरिंग को इतना निगलेक्ट किया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल धराशायी हो गई है। कुछ नहीं कर पाए हम, मेक इन इंडिया के बावजूद इसका कुछ नहीं कर पाए हैं। तो अगर आगे जाके हम इसको कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, और उस तरह से अगर हम टैकल कर सकते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें हम घाटा लाएं। और कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि एक मुझे बहुत दुख होता है ये सुन के कि देखिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो हम कहते हैं इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम सिर्फ फॉर्मुलेशंस तैयार करते हैं, हम सिर्फ टैबलेट तैयार करते हैं। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो बल्क ड्रग है, जो असली सॉल्ट है, वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। 2 दशक पहले ये भारत में तैयार होता था, और 2 दशक के बाद हमारे प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और हम चाइना से सब इंपोर्ट कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया की बात भी मैंने कही कि जब आप डिजिटल प्रोडक्ट्स कुछ भी ले लीजिए, वो सब मेड इन चाइना है, तो आप फिर डिजिटल इंडिया की बात कैसे करेंगे आप अगर चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर दें? तो बहुत बड़ी समस्या है। और ये मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा जो मैं ऐसे भी कहूँगा कि नीजर्क रिएक्शन से ये हो नहीं पाएगा। हमें सोच समझ के एक रणनीति बनानी पड़ेगी और आगे की सोच रखनी पड़ेगी कि किस तरह से चाइना को टैकल किया जाए।
जी, ये गंभीर समस्या है आपका कहना, और इसका एक गंभीर समाधान तलाशना होगा। बहुत लंबे समय में शायद उसका समाधान होगा, लेकिन एक बार ये देख लें, क्योंकि ये एक भावनात्मक मुद्दा है, तो सड़क पे निकल के हमने लोगों से पूछा कि क्या चीन के सामान का बहिष्कार किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है पब्लिक का मूड इस सवाल पर। यस, आई थिंक हमें एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लेना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए हमें उस चीज़ को। जैसे हमने बहुत बार देखा है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इन सब चीज़ों में, तो हमें वहाँ की कंट्री के जो चीज़ें वहाँ पे बनी होती हैं उनको बैन करना चाहिए। टेररिस्ट को और ऐसी चीज़ों को लिए वीटो पावर जैसी सुपर पावर यूज़ करके चाइना इतना फ्रंट में आ रहा है सब चीज़ों लेकर के, और हम इतना सा नहीं कर सकते कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कराने में थोड़ी हेल्प करें। चाइना को आप देखिए इतना हेट्रेट की फीलिंग रखता है वो इंडिया के लिए, तो मुझे लगता है उनके प्रोडक्ट्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि चीन के सभी वस्तुओं को, छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी, चाहे ओप्पो की मोबाइल हो, चाहे वीवो का मोबाइल हो, चाहे मंजा हो, चाहे आप कलरफुल रंग हो, अन्य कोई चीज़ हो, चीन का हमें बहिष्कार करना चाहिए। हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर चीन के द्वारा बनाई हुई सामग्री को या चीन के द्वारा जो भी है उसको हमारे देश से ख़त्म होना चाहिए। हम अगर उसके सामग्री को खरीदते हैं तो अर्थव्यवस्था उसकी बढ़ेगी और वो हमारे दुश्मन को उस अर्थव्यवस्था से मदद करेगा। जी, आप देख रहे हैं कि भावना पूरी ये है कि चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए, चीन को नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे चीन को फायदा हो। प्रवीण खंडेलवाल साहब, आपने जो बात की उसमें आपने 2-3 बातें की। एक, आपने कहा कि सस्ता वैल्यूएशन दिखाती हैं ये कंपनियां, वो 100 रुपए का सामान 20 रुपए का दिखा देती हैं। 100 रुपए का सामान 20 रुपए का दिखा के कोई सेलर, कोई मैन्युफैक्चरर कैसे फायदे में रह सकता है, ये बात थोड़ा सा आप समझाएंगे? देखिए, होता क्या है कि चाइना से जो माल आता है वो अंडर वैल्यू आता है, यानी कि 100 रुपए का सामान की जो बिलिंग होती है वो 20 या 30 रुपए होती है, और जब वो भारतीय पोर्ट पर सामान आता है तो वहाँ पर जो हमारा वैल्यूएशन ऑफिसर बैठा है वो इस बात की तस्दीक नहीं करता कि ये जो बिलिंग 30 रुपए की है वो माल वास्तव में 30 रुपए का है या 100 रुपए का है, और वो उसी बिलिंग के ऊपर कस्टम ड्यूटी ले लेता है और उसी बिलिंग के ऊपर IGST ले लेता है। नहीं, लेकिन आखिर अंत में कंज्यूमर क्या पे करता है? वो उसी 20 रुपए के हिसाब से पे कर रहा है या वो 100 रुपए देता है? आलोक जी, मैं आपको केवल इसका एक परिप्रेक्ष्य बताना चाहता हूं। दूसरा क्या होता है कि बिल में क्या लिखा है और सामान क्या आ रहा है, इसकी मैचिंग भी कभी भारतीय पोर्ट पर नहीं होती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंपोर्ट करने वाले का और जो अधिकारी बैठे हैं उनका एक नेक्सस है, और वो जो पैसा जो अंडर वैल्यू का जो ऊपर का जो एक्चुअल पैसा होता है वो उसका ट्रांजैक्शन हवाला से होता है। तो कहीं ना कहीं इसको चेक करना जरूरी है कि चाइना का सामान सस्ता कैसे हो गया। और यहाँ एक और मैं नहीं, लेकिन ये तो आपने बात कही खंडेलवाल साहब कि हवाला से होता है। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे जो चीज इंडिया की बनी हुई 100 रुपए की मिल रही है और चाइना की बनी हुई 50 रुपए की मिल रही है, उसमें वो 50 रुपए हवाला के किसने किसको दिए? नहीं, 50 रुपए की क्यों मिल रही है? सवाल तो ये उठता है 50 रुपए। तो मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, 50 रुपए की इसलिए मिल रही है क्योंकि उसके ऊपर ना तो IGST पूरा दिया गया, ना उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पूरी दी गई, जबकि जो हमारा जो हिंदुस्तान का बना हुआ सामान है वो हर तरीके से हर प्रकार के टैक्स देता है, हर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, तो वो तो अपने आप महंगा हो ही जाएगा। जब तक हम इस नेक्सस को नहीं तोड़ेंगे तब तक ये चाइना, आज सवाल ये उठता है आज से। तो आपका कहना है कि इंपोर्ट के मोर्चे पर भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है और वो भ्रष्टाचार का नेक्सस तोड़ने में कोई कामयाब नहीं हो पाया है। वो केवल हिंदुस्तान में नहीं है, चाइना की ये पॉलिसी है कि वो जिस देश में भी जाएगा उस देश के अंदर उसकी मोडस ऑपरेंडी यही होती है। इसीलिए चाहे वो अमेरिका हो या और कोई देश हो, वहां पर चाइना के सामान की बहुतायत है। समझना हमको ये है कि हम कंज्यूमर को कैसे समझाएं। उसका एक ही रास्ता है कि सरकार इस बात को गंभीरता से देखे और जो हमारे लघु उद्योग हैं उनको सारी सुविधाएं दे, उनको आर्थिक पैकेज दे, ताकि वो कम कीमत का अच्छा माल बना सके और हम चाइना के माल से को कहीं ना कहीं compete कर सके। इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको बताया ये जो हवाला का नेक्सस है, इस नेक्सस को भी देखा जाना चाहिए। यदि इन दो कदमों को जोड़ दिया गया तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि आने वाले 3-4 वर्षों में हम चाइना की इस आर्थिक गुलामी से बिल्कुल हट जाएंगे।
आज से 10 साल पहले भी जब हिंदुस्तान में चाइना का सामान इतना नहीं था, तब भी हिंदुस्तान चल रहा था और आज भी हिंदुस्तान चलेगा। हिंदुस्तान चाइना की बैसाखी के ऊपर नहीं चल रहा। नहीं, ये तो खंडेलवाल साहब, ये बहुत अच्छी, मैं आपकी बात से बहुत खुश हूं कि ये बहुत आप अच्छी भावनात्मक अपील कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी व्यवहारिक है, प्रश्न ये है। और जो बातें आप कह रहे हैं वो कितनी सच्चाई की परख पे सही उतरती हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ये बहुत गंभीर बात कह रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल कि इंपोर्ट के दफ्तरों में भ्रष्टाचार चल रहा है और बड़े पैमाने पे चल रहा है और इस वजह से चीन का सामान भारत के बाजारों में छाया हुआ है। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ये कई जगह पे आती है बात, और हो भी रहा है जरूर। कई लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि इंपोर्ट के टाइम अंडर वैल्यू करके उसका फ़ायदा इसलिए होता है कि लेस इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है। वो 50 रुपए की बिलिंग करते हैं तो 100 रुपए के ऊपर जो गवर्नमेंट ड्यूटी जो परसेंटेज है वो 100 पे लगना चाहिए, तो वो 50 पे लगता है, तो उसकी ड्यूटी वैल्यू एड वैलोरम जो ऐड होता है वो कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली टैक्स का कंपोनेंट उसके प्राइस में कम होता है चाइना के प्रोडक्ट में। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सरकार जो कस्टम के पास ये ऑलरेडी इस तरह के प्रावधान है कि अगर वह किसी चीज़ की अंडर वैल्यू बिलिंग देखे तो वह उसको रिवाइज करके उनके नोशनल या जो वैल्यू उनको लगती है मार्केट वैल्यू पे ड्यूटी लगा सकते हैं। अब ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने जो जीएसटी का पूरा नेटवर्क किया है उसमें वह अगर 50 रुपये 100 रुपये की चीज़ इंपोर्ट करता है कोई इंपोर्टर चाइना से और 50 की वैल्यू दिखा के उस पर 5 रुपया टैक्स लगा के 55 की दिखा के यहाँ पे वो 105 के हिसाब से बेचता है, 120 में बेचता है, तो उसका प्रॉफिट 75 रुपये होगा। जीएसटी में ये पकड़ा जाएगा। तो हम जो व्यापारियों वगैरह को सब भी कर रहे हैं कि जब पूरा ट्रेड ट्रांजैक्शन जीएसटी नेटवर्क के थ्रू हो जाएगा, ई वे बिल, जब पूरा जो बिलिंग प्रॉपर सिस्टम हो जाएगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा मूव करेगा, तभी यह सारी चीज़ें इस तरह का भ्रष्टाचार रुक पाएगा। इसीलिए जब हम जो ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, सबको कहते हैं कि आप ये जो ऑनलाइन सिस्टम्स पे पूरी तरह भागीदारी करिए, इसमें आपका ही फायदा होगा, तो कई बार वो कहते हैं कि कंप्लायंस के कारण हम प्रॉब्लम में हैं। तो एक कंप्लायंस को देखने के बजाय आप पूरे सिस्टम से कितना फायदा होगा उसको देखिए। अगर सारी ट्रांजैक्शन जीएसटी नेटवर्क के थ्रू होने लग गई तो आखिर वो माल तो बेचेगा देश में ही ना। तो 50 रुपए की चीज दिखाएगा बिलिंग करके और यहाँ 125 में बेचेगा, तो उसका तो प्रॉफिट 25 रुपए की बजाय 75 रुपए हो जाएगा। वो तो तुरंत उसको टैक्स लग जाएगा इतना ज्यादा। तो मुझे लगता है कि वह इस बात को डिस्करेज होगा। तो हम इस पर प्रवीण खंडेलवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनके उसको टेक्नोलॉजी के तहत उसको ठीक करना पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर आदमी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो अगर देश में हर आदमी ईमानदार हो जाता तो फिर तो कई समस्या ही खत्म हो जाती है। हमारा प्रयास है कि टेक्नोलॉजिकल ऑनलाइन सिस्टम्स, इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट करें। टैक्स ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अगर गोपाल जी, ये प्रवीण खंडेलवाल इसका जवाब देना चाह रहे हैं। प्रवीण जी, छोटा सा जवाब। आलोक जी, मैं गोपाल जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि जो वैल्यूएशन ऑफिसर वहां भारतीय पोर्ट पर बैठा है वो कभी भी, वो पिछले 10 या 15 साल के आप आंकड़े उठा लें, एक चाइना से इंपोर्ट का एक भी माल का रिवीजन नहीं हुआ। जो बिलिंग आई उसी बिलिंग को वैल्यूएशन ऑफिसर ने पास कर दिया। इसका मतलब है वैल्यूएशन ऑफिसर ने आंख बंद करी है, नंबर 1। नंबर 2, गोपाल जी ने जो जीएसटी की बात कही है, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन जीएसटी की जो चेंज शुरू होगी वो इंपोर्ट होने के बाद शुरू होगी, उस पर आईजीएसटी लगता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार का रिकॉर्ड उठा करके देख रहे हैं, जो लोग इंपोर्ट पर आईजीएसटी दे रहे हैं वो आईजीएसटी का क्लेम नहीं ले रहे। एक भी आदमी ने क्लेम नहीं लिया आईजीएसटी का। इसका मतलब है कि वो 2 नंबर के अंदर माल बेच रहे हैं, इसीलिए चाइना का माल सस्ता हो रहा है देश के में। ठीक है, शरद कोहली जी, ये अब आपका विषय आ गया है, टैक्सेशन का विषय है, और हमने जीएसटी पर बहुत चर्चा की है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के दौरान। ये हाल है क्या? जीएसटी लगने के बाद, जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद ये एक चोर दरवाजा खुला हुआ है इतना बड़ा जो किसी को नहीं दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इंपोर्ट की जहां तक प्रवीण ने बात करी है वो बात सच है कि इस तरीके से उसकी पेमेंट की जाती है, उसका वैल्यूएशन कम दिया जाता है। पर आलोक, मैं एक लार्जर पिक्चर जो प्रवीण ने बात करी, उसकी लार्जर पिक्चर ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां से जो सामान आ रहा है उस पर हम ड्यूटी लगा के
उसको हम यहां के सामान के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर सवाल तो यह है कि जिस 100 रुपए के सामान की बात करी कि वो 20 रुपए का दिखाया जाता है, प्रवीण ने बात करी, जब वो आप जो बात कर रहे थे, जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचता है, तो अगर वो 20 रुपए का सामान मान लीजिए 30, 40, 50 रुपए का भी पहुंचा और यहां पर जो सामान 100 रुपए का मिल रहा है, जो मैं शुरू में बात कर रहा था, तो कंज्यूमर फिर भी उसको लेगा। हकीकत तो यह है कि सामान चाइना में हमसे सस्ता बन रहा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने जिस ट्रेड वॉर की बात करी कि अगर हम चाइना से आज ट्रेड वॉर छेड़ देते हैं, जैसा कि अमेरिका के साथ चल रहा है, शायद हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अमेरिका के जो साथ चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, उससे अमेरिका जितना पीड़ित है उतना चाइना पीड़ित नहीं है, जो अमेरिका का आम कंज्यूमर है। तो अगर हम ट्रेड वॉर छेड़ देते हैं तो इसमें एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। सर्जिकल स्ट्राइक यह है कि चाइना से आने वाले सामान को आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं आलोक, मेरे एक जानकार है जिन्होंने एक फैक्ट्री लगाई और वो फैक्ट्री कई साल से सोच रहे थे, उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी। वो चाइना गए, उन्होंने वहां से कुछ मशीनें उनको ऐसी दिखी जिससे कि यहां का जो टोटल इन्वॉल्वमेंट था लेबर का सबका, वो कम हो गया। कम होकर उनकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, जो उन्होंने प्लान कर रखी थी उनके बजट में आ गया। उन्होंने वहां से मशीनें मंगाई, आज वो 500 आदमियों को उन्होंने नौकरी दे रखी है और वो चल रहा है। तो एक मशीन जो चाइना ने बनाई, यहां आके लगाई, उससे यहां पर लोगों को जॉब भी मिली। तो मेरा सर्जिकल स्ट्राइक से मतलब यह था कि आप सिलेक्टेड जो मशीनरी या जो अच्छी चीजें वहां से आके जिससे भारत की जीडीपी को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ोतरी मिले, वो चीज आप लाइए। पर जो डायरेक्ट कंज्यूमर हिट कर रहे हैं, जहां पर आप सीधा कंज्यूम करने वाला सामान ला रहे हैं, उसको आप लोग लगाइए। तो मुझे लगता है एक सिलेक्टिव पॉलिसी यहां पर, एक चाइना के साथ ट्रेड वॉर में भी एक सर्जिकल स्ट्राइक अगर करी जाए, उसको तरीके से किया जाए, तो मुझे लग रहा है उसका ज्यादा लाभ होगा। आंख बंद करके बहिष्कार ना केवल WTA का वायलेशन होगा, बल्कि मुझे लगता है कि कंज्यूमर्स के हित में नहीं रहेगा। एक तो कंज्यूमर के हित का सवाल है, और हित में एक प्रश्न ये उठता है कि वो हित कौन तय करेगा। मैं अगर कंज्यूमर हूं तो मेरा हित तो मैं ही तय करूंगा। मुझे एक टेलीविजन 49 इंच का पिछले साल 80,000 रुपए का मिल रहा था, आज चाइना का बना हुआ टीवी 24,000 रुपए में मिल रहा है। कौन सी ताकत मुझे, कौन सा जज्बा रोक लेगा उसे खरीदने से, और ये कि नहीं साहब आप वो दूसरा वाला खरीदिए क्योंकि वो चीन में नहीं बना है। प्रसून शर्मा जी, ये जो विकट समस्या है, इसका कोई इलाज जो लॉजिकल इलाज हो, जो व्यवहारिक इलाज हो, जिसे अप्लाई किया जा सके, वो है क्या? और वो है तो वो कितना समय लगेगा उसको लागू होने में? जी, मैं जैसा अभी प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि हमें सेलेक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा भी जो एक्सपोर्ट है तकरीबन 4.5% भारत का टोटल एक्सपोर्ट का पार्ट चाइना को जाता है। और अभी रिसेंटली जो फार्मिंग में जो चाइना ने गेट खोले हैं, जैसे तकरीबन 18 बिलियन का जो राइस और सोयाबीन, जो कि चाइना US ट्रेड वॉर के कारण हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी है। तो इसके मद्देनजर बजाय कि सिर्फ बहिष्कार के, हमारे जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कह रहे हैं, अगर आप फिनिश्ड गुड भी मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, जैसे कुछ मेक इन इंडिया मोबाइल्स आते हैं, पर उसके ट्रांजिस्टर्स, उसका रॉ मटेरियल वो फिर भी चाइना से ही आ रहा है। हमने एक और ऑल्टरनेटिव किया था कि हम मेड इन ताइवान चीजें लें, बट ताइवान खुद चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहा है, क्योंकि तकरीबन उनकी 40% जो मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी रॉ मटेरियल है वो चाइना से आ रहा है, मेनलैंड चाइना से। तो हमें उस एरिया में स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ना चाहिए जिसमें हमें फायदा है। जैसे चाइना जो है सर्विसेज की ओर बढ़ रहा है, अभी तकरीबन उनकी GDP जो है 33 से 34% सर्विस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, जो कि वो 50% बढ़ाना चाह रहे हैं। और विश्व में भारत की सर्विस इंडस्ट्री, खासकर IT या BPO, तकरीबन नंबर 1 पे आती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी। तो क्या मतलब हम अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं? ये असली आप क्या बोल रहे हैं, रिवेंज होगा। बिकॉज एक इंग्लिश में कहावत है कि सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट्स इतने वैल्यूएबल बना लें कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स की जरूरत ना पड़े, और ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में हमें ये करना है, कुछ चुनिंदा क्षेत्र में जहां पे हमें मैक्सिमम फायदा हो रहा है वहां पे हमें फोकस करना चाहिए। जी,
मैं अश्विनी महाजन जी आपके पास एक बार फिर आना चाहता हूं। स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी आंदोलन चला रहा है, बहुत साल हो गए, हमने आपसे अभी बात की। महात्मा गांधी ने एक स्वदेशी आंदोलन छेड़ा और बहुत सक्सेसफुल हुआ, अंग्रेजों को तगड़ा झटका लगा। लेकिन आज जैसे अभी प्रसून शर्मा कह रहे हैं कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी लकीर को मिटाना है तो उससे बड़ी लकीर खींच दो। छोटी लकीर को मिटा के वो छोटी नहीं होती है, उससे बड़ी लकीर खींचने से वो छोटी होती है। भारत में पिछले 30-35 सालों में अलग अलग सरकारों के दौर में आप आंदोलन चलाते रहे। अब वो क्या आपके पास रोड मैप या प्लान है जिससे कि भारत का स्वदेशी आंदोलन, भारत में स्वदेशी प्रोडक्शन इतना मजबूत और दमदार होगा कि उसको इस तरह की चुनौतियों की चिंता नहीं रहेगी? आप सिर्फ कंज्यूमर के भरोसे कैसे रह सकते हैं कि वो उसके मन में देशभक्ति का जागरण हो और वो इस्तेमाल करना बंद कर दे? देखिए आलोक जी, आपने लोगों से बात की, लोगों ने साफ साफ कहा, वो आपने सुना। तो यहाँ स्टूडियो में बैठ कर के हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, जबकि कंज्यूमर चाह रहा है कि चीन को हमने एक सबक सिखाना है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो बातें कही जा रही हैं कि हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, मेरा ये कहना है कि पिछले सालों में ये लगभग 19-20 साल से चीन का जो माल है लगातार बढ़ता गया। सन 2000 में कोई ज़्यादा माल का इंपोर्ट नहीं हो रहा था, हार्डली $0.2 बिलियन का हमारा डेफिसिट था। अभी वो बढ़ते बढ़ते $63 बिलियन हो गया। अभी प्रोफेसर विश्वजीत धर कह रहे थे कि हमारी एपीआई इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। आपको मालूम है कि हमारी एपीआई इंडस्ट्री पहले यहाँ बहुत काम करती थी। उन्होंने बताया 80% से ज़्यादा हम खुद अपना एपीआईज बनाते थे। लेकिन चीन ने ये जो बातें कर रहे हैं कि चीन सस्ता माल बनाता है, गलत है। मैं आपको इसको दावे के साथ बता सकता हूँ, चीन सस्ता माल नहीं बनाता है। चीन यहाँ सस्ता करके बेचता है। वो अपने पास से उसका भरता है सब्सिडीज़ दे करके। आप देखिए ना, आप जाकर के उनसे पता कीजिए कि कितने सब्सिडी देते हैं। वो डायरेक्ट यहाँ सेल ही नहीं करते हैं, वो सब्सिडाइज करके सेल करते हैं। उसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ इतना सस्ता माल डंप कर दिया कि हमारी एपीआई इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। आपको मालूम है आज फॉलिक एसिड का वो, चूंकि अब हम उन पर निर्भर हो गए, वो 15-12-13 गुना ज़्यादा महंगा बेच रहा है। इसी तरह से एमॉक्सीसाइक्लिन वो 3 गुना ज़्यादा महंगी बेच रहा है। आप ये समझिए कि आज हम चीन के चंगुल में इस कारण से फंस रहे हैं कि हम कंज्यूमर की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। कंज्यूमर चाह रहा है कि वो चंगुल से बाहर आए। आज सरकारों को इसके लिए जागृत होने की ज़रूरत है। मैं अब इस बात से बहुत खुश हूं कि पिछले 2-3 सालों से सरकार ने अच्छा काम किया इस विषय में। पहले नहीं कर रहे थे, इस तरफ सोच ही नहीं रहे थे। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई, 100 आइटम्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी केवल चाइना पर लगाई, बाकी 34 आइटम्स बाहर दूसरे देशों की थी, 100 चाइना की थी। इसके अलावा मैंने अभी जो फरवरी का उदाहरण दिया, पिछले साल के बजट में 2018 में सरकार ने 10 से 20% जब टैक्स बढ़ाया, टैरिफ बढ़ाया, तो उसके कारण मात्र 6 महीने में $2.5 बिलियन का इंपोर्ट कम हो गया उन आइटम्स का। और अगर 12 महीने की बात करें तो लगभग $5 बिलियन कम हो जाएगा। इसके अलावा 2 बार और 3 बार ड्यूटीज़ बढ़ाई गई और नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में ड्यूटी बढ़ाना एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप जानते हैं WTO की बात की जा रही है। WTO में 40% का जहां हमारा बाउंड रेट है, हम 8-9% पर टैरिफ लगा रहे हैं चाइना से। ये कौन सी समझदारी की बात है? हमने सरकार को समझाया है और भी हम जल्दी ही एक सूची जारी करने वाले हैं सरकार के लिए कि आप इन आइटम्स पर टैरिफ 4 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार से वहां से माल आना कम कर सकते हैं। नहीं तो अश्विनी जी ये बताइए, 4.5 साल हो गए सरकार को बने हुए, आप लोगों का पुराना समर्थन इनके साथ है, आपकी बात क्या अब तक सुनी नहीं गई? ये सरकार आपकी सुन नहीं रही है या इस सरकार से काम हो नहीं रहा? देखिए, मैं कह रहा हूं कि पिछले 2.5 साल से ये काम हो रहा है। इससे पहले जो सलाहकार बैठे थे अरविंद पनगरिया जैसे, वो लोग ऐसा सलाह देते थे कि हमें कंज्यूमर का ध्यान रखना है। कंज्यूमर का ध्यान रखिए, लेकिन साथ ही साथ देश की इंडस्ट्री का भी तो ध्यान रखना है, देश के रोजगार का भी तो ध्यान रखना है, देश के विकास मैंने का भी आपको तो ध्यान देश की रखना है। इंडस्ट्री का तो बताया, उदाहरण दिया साहब, पंखे वाले, ताले वाले, कैंची वाले, छोटी मशीनें बनाने वाले सब उठ के चले गए, चीन में फैक्ट्री लगा के बैठे हैं। आलोक जी, मैं आपकी बात बता रहा हूं आगे कि अगर हम इस प्रकार से चीन के सामान पर आयात शुल्क बढ़ाएंगे, जो बढ़ा सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं।
आप अगर विश्वजीत धर जी कहें कि नहीं कर सकते हैं हम। क्यों? अगर हम टैरिफ बढ़ा देंगे, WTO के प्रावधानों के अंतर्गत ही कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर चीन से माल आना कम नहीं होता या चीन के इसी प्रकार का रवैया रहता है तो हम MFN स्टेटस भी वापस ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? कई लोग कहते हैं कि हम WTO का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। अमेरिका कैसे कर रहा है? अमेरिका भी तो तमाम ड्यूटीज बढ़ा करके WTO के नियमों का उल्लंघन कर ही रहा है ना। जब पूरी दुनिया करेगी तो हम भी करेंगे। हमें अपनी किसी ना किसी तरीके से चीन से आने वाले सामान को कहीं ना कहीं रोकना है। आज इस समय केवल चीन का व्यापार घाटा ही एक नहीं है, आज एक्सप्लॉयटेशन भी एक बड़ा विषय बना है। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उस पर डिपेंडेंट होने के कारण बहुत दिक्कत में है। हमें जैसे अभी बहुत सारे वक्ताओं ने ये बात की कि हमें एक चौमुखी कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। हमें हर प्रकार से इस चीन के सामान को रोकना और अपने देश की इंडस्ट्री को प्रमोट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये सब बहुत जरूरी है। पहली बार सरकार ने ये कहा पिछले बार के बजट में, आलोक जी, पहली बार जब ये कहा कि हम प्रोटेक्टिव टैरिफ लगा रहे हैं तो कितना हो हल्ला मचा कि आप प्रोटेक्टिव टैरिफ कैसे लगा सकते हैं। अरे आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो किसको प्रोटेक्ट करेंगे? आप अपने लोगों के रोजगार को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो किसको प्रोटेक्ट करेंगे? बहुत शोर मचा, लेकिन सरकार ने इस बात को आगे बढ़ाया और 4 बार टैरिफ बढ़ाया है। मैं चाह रहा हूं कि इस बार सरकार और ज्यादा टैरिफ बढ़ाए। हम सूची जारी करने वाले हैं कुछ दिनों में। कब तक आ जाएगी ये सूची महाजन साहब? टैरिफ बढ़ाएंगे तो कितना? मात्र 3 दिन में। होली के पहले या होली के बाद? 3 दिन में जारी करेंगे। होली के तुरंत, होली तो आ गई ना परसों, बस ठीक है, 3 दिन के बाद जारी कर देंगे। ठीक है, तो आपका कहना है, और मैं महाजन साहब आपकी एक बात से पूरी तरह सहमत हूं, मेरा उसमें कोई दो राय नहीं है, कतई नो टू माइंड्स और नो टू थॉट्स अबाउट इट, कि भारत को सबसे पहले अपना हित देखना है। WTO कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता इसलिए होता है कि वो हमें फायदा पहुंचाए। अगर वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें उसको वायलेट करने में बिल्कुल चिंता, डर नहीं रखना चाहिए। उसके जो परिणाम होंगे वो देखे जाएंगे। कोई भी मजबूत देश ऐसे ही चलता है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप ये बताइए कि ड्यूटीज जहां तक बढ़ाए जाने की संभावना है वहां तक भी सरकार ने आज तक नहीं बढ़ाई, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने जैसे कहा था कि WTO के कारण नहीं बढ़ा रहे हैं, यह जो गलत भ्रांति है, यह केवल ऐसा नहीं है कि केवल WTO के कारण नहीं बढ़ा रहे हैं, कई तरह के उसमें चीज़ें रहती हैं। और मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी अश्विनी महाजन जी ने भी बताया कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है और सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है और जो लार्ज इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर को नुकसान होता था और उसमें सरकार ने काम किया है। जहाँ तक ये जो स्मॉल रिटेल बिजनेसेस का है, इसमें ज़रूर कंज्यूमर इंटरेस्ट की भी बात आती है, तो इसको रिकंसाइल करना होता है। जैसे अभी आप खाद्यान्न को हम प्रोड्यूस करते हैं तो MSP की बात आती है। अगर MSP की होती है तो सरकार को सब्सिडी देनी है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन ना बढ़े, तो यह सरकार इसको बैलेंस करती है रिटेल प्रोडक्ट के ऊपर। इन चीज़ों के इंटरेस्ट को सरकार रिकंसाइल करती है। लेकिन हम यह नहीं कह रहे कि WTO के कारण नहीं बढ़ा रहे, लार्ज इंडस्ट्री वगैरह को पूरी तरह से प्रोटेक्शन हमारी सरकार दे रही है। अपनी डोमेस्टिक स्मॉल इंडस्ट्रीज को, रिटेल इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूसर्स को जो इनपुट कॉस्ट को कम करने का पूरा सरकार, चाहे इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात है, चाहे उसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर प्रोविजन की बात है, चाहे उसको कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के लिए ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने की बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर उसको आसान करने की, विंडोज क्लियरेंसेस को करने की, लेबर लॉज को कम करने की बात है। इसी तरह तो आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, उसकी तरफ सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और जहां तक ग्लोबल उसकी बात है कि प्रेशर करने की, तो ऐसा कोई डर भारत सरकार को नहीं है कि चाइना WTO रोक देगा। ये मुझे लगता है कि यह फॉल्स आर्ग्यूमेंट है। अगर कोई कहते हैं अमेरिका अपने आप बढ़ाता है कि नहीं, कौन कह सकता? हाँ ठीक है, उसके एग्रीमेंट्स को हम मानेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी हमारे को कितनी बार कई जगहों पे घसीटा गया है, लेकिन हम लोग फाइटोसैनिटिक और प्रोटेक्टिव ड्यूटीज वगैरह के अंदर एनफ प्रोविजन है कि अगर एंटी डंपिंग कोई कर रहा है तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। तो इसलिए कोई यह बात है
कि एंटी डंपिंग ड्यूटी हमारे पास प्रोविजन है, डंपिंग कर रहा है, सब्सिडाइज करके अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमारे यहाँ बेच रहा है, तो हम उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। हम इस बात को बिल्कुल मानते नहीं है। हाँ, एक प्रवीण जी की बात जो है कि अंडर बिलिंग करके, अंडर इन्वॉइसिंग करके जो भ्रष्टाचार वहाँ पे हो रहा है, उसका कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो, और वह कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उसको भी मुझे लगता है कि जीएसटी की तरह हम देखेंगे। तो पूरी तरह से हमारी सरकार जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ खड़ी हुई है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के समस्याओं को देख के उसको सॉल्व करने की बात करके चल रहे हैं, और हम इस बात को भी समर्थन देते हैं पर्सनली हमारी पार्टी की, अगर एक मास मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट चलता है कि हम भारत में प्रोड्यूस की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं आइडियोलॉजिकली, और वह हमारा मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट भी उसमें समाहित है। तो मुझे लगता है नहीं, कि ये बात आप अच्छी कह रहे हैं गोपाल जी, बिल्कुल अच्छी बात लग रही है, मैंने कहा। लेकिन होली में इस बार ये खास बात बताऊं, बाजार में जाइए तो इस बार आपको बहुत सारी पिचकारियां मेड इन इंडिया दिख रही हैं। जो पिछले कुछ सालों में मेड इन चाइना पिचकारियां ही भरी रहती थी, मेड इन इंडिया ढूंढना मुश्किल होता था, इस साल वैसी हालत नहीं है। इस साल पिचकारियां मेड इन इंडिया दिख रही हैं, इसलिए होली के मौके पर मेड चाइना के पिचकारियों का बहिष्कार शायद सफल हो जाएगा, प्रवीण खंडेलवाल जी जो आह्वान कर रहे हैं। लेकिन शरद कोहली जी, एक दूसरा प्रश्न है, जो सबसे बड़ा इस वक्त आप बाजार में देख रहे हैं, सबसे बड़े विज्ञापन, प्रचार और हर आदमी के हाथ में जो स्मार्टफोन दिख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा चाइना से आ रहे हैं। सबसे बड़े ब्रांड्स 1, 2, 3 सब चाइना के बने हुए हैं। उन पे ड्यूटी बढ़ाने में, उनको महंगा करने में क्या चीज आड़े आ रही है? इसी तरह टेलीविजन की बात मैंने की, और भी बहुत सारा कंज्यूमर गुड्स में बहुत सामान है जो चीन से आ रहा है। देखिए आलोक, वो काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चीन में, वो दो तरीके की हो रही है। एक ब्रांडेड सामान की हो रही है, जिसमें जो बड़े बड़े ब्रांड्स, में हम उसमें नाम नहीं लेते कार्यक्रम में, आपने 1, 2, 3, 4 नंबर के जो टॉप के ब्रांड्स हैं, उनका भी सामान दुनिया की फैक्ट्री माना जाता है, वहीं बन रहा है। दूसरा सामान वो है जो अनब्रांडेड सामान है, जिसको लोग वहां से बनवा के उस पर अपना स्टैंप लगा देते हैं। पहले तो मैं आपको एक बड़ा खुलासा करना चाहूंगा आलोक, जो कि आपको हैरानी होगी सुन के। आपने पिचकारियों की बात करी, मैं भूल ना जाऊं कि जो मेड इन इंडिया पिचकारियां आपको दिख रही हैं, ऐसा मुझे पता चला है कि मेड इन चाइना पिचकारियों पे मेड इन इंडिया लिख के लाया जा रहा है, क्योंकि उनको ये इस बात का ज्ञान हो गया है कि यहां पर बहिष्कार किया जा रहा है। पीछे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ, तो वो पिचकारियां मेड इन इंडिया लिख के मेड इन चाइना से आ रही हैं। इस बात का पता लगा है, कहां तक है ये बात वेरीफाई करने वाली है। वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा था, तो दो तरीके की मैन्युफैक्चरिंग जो मैं कह रहा था, जो अनब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग है, जो वहां से बनवा के यहां पर लाई जाती है, उसका आप, मुझे नहीं लगता कि जो ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप कुछ कर सकते हैं। अगर सैमसंग, एप्पल और गूगल ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर चाइना में फैक्ट्री लगा के अपना सामान बना रही हैं, वो सामान सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और भारत में उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, और वो पसंद किया जाता है, लोग उसको लेते हैं। उस सामान के ऊपर अगर आप ड्यूटी लगा देंगे, अगर आप उस सामान को महंगा कर देंगे, तो वो लोगों की पहुंच के बाहर हो जाएगा। अब देखना यह है कि क्या भारत की मोबाइल इंडस्ट्री, अगर मोबाइल का हम एग्जाम्पल लें, क्या भारत की मोबाइल इंडस्ट्री उसके टक्कर का सामान बनाने में समर्थ है? उसका जवाब है आज की डेट में ना। यहां पर जो मोबाइल बन रहे हैं वो भी चाइना की ही टेक्नोलॉजी के बेस पे बन रहे हैं। मुझे हैरानी ये होती है आलोक, कि अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया में अव्वल नंबर पर माने जाते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी टेक्नोलॉजी में क्यों हम पिछड़े हुए हैं? क्या रिसर्च की कमी है? कहां हम पिछड़े हुए? इतनी बड़ी हमारी आबादी चाइना के आसपास की है। जी, बहुत सारे मेरे पास समय कम है शरद, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। मैं प्रोफेसर धड़ से और प्रसून शर्मा से इस सवाल का एक छोटा छोटा जवाब चाहता हूं। क्या वजह है कि ये हालत आ गई है? क्यों हम इस मोर्चे पर चीन से इतने पीछे हैं? क्या हमारे यहां दिमाग की कमी है, या हमारे यहां दिमाग को इंक्यूबेट होने के लिए सही जगह नहीं दी जा रही है? नहीं, सभी का एक तरह से समिश्रण हो गया है, सब मिक्स हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि जो पहले मैंने बात कही कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने पूरी तरह से निगलेक्ट किया, और एक तरह से जो हमारे जो एक लिबरलाइजेशन का जो दौर चला, उसमें हमने पहले जो सब लिबरलाइज किया, बिल्कुल टैरिफ हटा दिया, वो था सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। वो 2000 से हमारे यहाँ पर 0 इंपोर्ट ड्यूटी में आ रहा है, और इस तरह की पॉलिसी सरकारें आई और गई, सभी सरकारों ने ये पॉलिसी अपनाया, और वो जाके हमने पूरे तरह से जैसे है कि चाइना के हाथ पे हम जाके फंस गए हैं।
तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ये पूरा रोना है, और बहुत सालों से, करीब 2005 साल से सरकारें कह रही हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करना है, और अभी तक वो उस तरह से कोई बड़ा सिग्नल मिला नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिवाइव हुआ है, या इस तरह से एक तरह जो हम उसको पलटवार कर सकें चाइना के खिलाफ, वो सिचुएशन नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि जब आपके पास प्रोड्यूसर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, और आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे तो ये कितना काउंटर प्रोडक्टिव होगा ये भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप अभी पीछे हमने टेक्सटाइल्स में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर चाइना से अफेक्टेड हो रहे थे, वो बच गए क्योंकि हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया। पर अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, फिर यही कंज्यूमर जो कह रहे हैं कि भाई बहिष्कार करना पड़ेगा, तो फिर पता नहीं क्या कहेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी सब सामान वो जो प्राइसेस है बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा पेचीदा, और दूसरी और एक जो मसला मैं फाइनली बोलना चाहता हूँ कि हमने रिसर्च और डेवलपमेंट में बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं किया है, और उसके चलते अभी चाइना जो है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा पेटेंट ऑफिस बन गया है, और हम इतने पीछे चले गए हैं कि बिल्कुल हम सोच नहीं पाते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने टैलेंट है, उस टैलेंट का हम फायदा कैसे नहीं उठा रहे हैं। जी, तो ये आपने एक तरह से उसकी बीमारी की नब्ज पे हाथ रख दिया है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर नहीं दे रहे हैं। प्रसून शर्मा जी, आपके हिसाब से क्या है समस्या? जी, पहले तो हम एक मत है कि ये ऐसी भावना या चेतना होनी चाहिए कि हम अपने हितों का बचाव कर सकें। उसके लिए कुछ हमारी अपनी अंदरूनी खामियां हैं, जैसे सभी वक्ताओं ने बोला। एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना या प्रोटेक्ट करना, इंक्लूडिंग एमएसएमई। दूसरा, लॉन्ग टर्म प्लान या स्ट्रैटेजी, किस सेक्टर में हमें ये करना है और किस सेक्टर में हमें ये नहीं करना, बेस्ड ऑन इमोशंस और बेस्ड ऑन R&D एज वेल, कि भैया लॉन्ग टर्म में हमें क्या बेनिफिट होगा। तीसरा कि सरकारें आए जाएं, पर देयर शुड बी अ स्ट्रेटजिक गोल ऑफ 5 to 10 years के हम इस ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और जो यूएस में अभी हो रहा है वो भी मतलब ऐसे ही शुरू हुआ था, एक बड़े लेवल पे पहुंच गया है। अब अगर हमने सही समय पे प्रसून जी, मुझे अब आपको यहाँ रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन बात जो आप कह रहे हैं वो ये है कि इसे देश को एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर लेना पड़ेगा। इस चुनौती का सबको साथ मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज ये होली जलाना अच्छा लगे, लेकिन अंत में फिर ये एक रस्म अदायगी साबित होगा अगर हम इसे एक सस्टेन्ड तरीके से आगे नहीं बढ़ाते हैं। जो सवाल हमने आपसे पूछा, क्या चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स 85% लोगों का कहना है कि हाँ होना चाहिए, 15% को लगता है कि नहीं होना चाहिए। और रोज कार्यक्रम के अंत में मैं कोई शेर, कविता कुछ सुनाता हूँ। आज एक लाइन है, और आज की डिबेट की थीम के लिहाज से ये लाइन भी मेड इन चाइना ही है। चीन की एक पुरानी कहावत है, एक समझदार इंसान अपना फैसला खुद लेता है और एक अज्ञानी व्यक्ति दूसरों की राय पर चलता है। चीन की कहावत मौजूदा हालात में हमारे फैसलों से ही तय होगा कि हम समझदारी का परिचय देते हैं या नासमझी का। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, एक ब्रेक के बाद 2019 में चौकीदार बनाएगा सरकार, अमीश देवगन के साथ देखिए टक्कर।